हेलो दोस्तों, अक्षर अनिशा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मूल पाठ पढ़ेंगे, ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए। तो मूल पाठ में है पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ मिलते हैं, बृहद, बृहत्तम, लघु और लघुतम। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, जो आपके असाइनमेंट में भी अगर आप लिखेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा, और अगर आप इसको क्वेश्चन आंसर्स के रूप में भी लिखेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। जो पृथ्वीराज रासो हैं उनके 4 पाठ मिलते हैं। पहला बृहद, बृहत्तम, लघु और लघुतम। बृहद, बृहत्तम, लघु, लघुतम। बृहद, बृहत्तम, लघु, लघुतम। बृहद, बृहत्तम, लघु, लघुतम। लघुतम लघु में, लघु बृहत में, बृहत्तम बृहत्तम में पर्याय अंत भुड़कत है। रासो का मूल रूप क्या था, इस विषय पे विद्वान ने पर्याप्त माथापच्ची की है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स आदि काव्य। वो था आदि काल, अब हम देखते हैं आदि काव्य। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था उसका शीर्षक क्या था दोस्तों, उसका शीर्षक था आदि काव्य। अब हम लोग आदि काव्य में ही और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है जिसमें माथापच्ची हुआ है। आचार्य शुक्ल ने, पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। आचार्य शुक्ल ने वर्तमान रूप में प्राप्त अर्थात काशी नगरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पाठ को भट्ट भ्रंत कहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो है वर्तमान में काशी प्रचारणी नागरी प्रचारणी सभा से प्राप्त प्रकाशित पाठ को जो है भट्ट भ्रंत, उन्होंने भट्ट और भ्रंत कहा। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, भट्ट भ्रंत कहा। उनके अनुसार अधिक संभव या जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भ्रंत तैयार होता गया, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वीराज का समसामयिक मान उसी के नाम पर रासो नाम की यह बड़ी इमारत खड़ी हो गई। हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात चंद रहा भी हो तो पृथ्वीराज का प्रवर्ती है। उसका पृथ्वीराज विषयक स्वल्प रचना में परवर्ती काल में बहुत कुछ जुड़ता गया और मूल रूप स्वरूप था। रासों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरा काव्य चंद्र बरदाई का लिखा हुआ है। जब गोड़ी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले गया तब चंद भी वहीं पहुंचे। जाते समय उन्होंने रासों के प्रति अपना पुत्र जलहन को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। क्या जलहन को सौंपी है, समझ नहीं आया फ्रेंड्स। अपने पुत्र जलहन को सौंपी और कहा कि इसे पूरा करना। पुस्तक जलहन हथ दे चली गजन नृप काज। कविराज मोहन सिंह का विचार है कि रासोकार ने ही एक ऐसा संकेत दे दिया जिससे हम रासो के मूल रूप का निश्चय कर सकते हैं। रासो में दोहा इस प्रकार है फ्रेंड्स, छंद प्रबंध कवियति साटक गाह दुहस्त, लघु गुरु मंडित खंडित, पिंगल अमर भरत्व। दोस्तों जब हम किताब पढ़ते हैं ना तो कुछ देर तक हमें कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है, लेकिन इसके आउटपुट्स बाद में दिखाई देते हैं। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं फ्रेंड्स वो बाद में दिखते हैं। तो अभी ज़्यादा नहीं समझते हुए हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग को पहले पढ़ने की तो आदत लगा दे, बाद में सोचेंगे इसको डेवलप कैसे करना है। अर्थात कवि साटक गोहा दोहा नामक छंद प्रबंध में यह प्रबंध खंड लघु गुरु से मंडित है और पिंगलाचार संस्कृत काव्य एवं भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग है। देखिए हिंदी साहित्य उद्भव का और विकास पृथ्वीराज रासो। निष्कर्ष यह है कि मूल रासो में कवित सटिक
गाहा और दोहा इन्हीं छंदों का उपयोग किया गया था। रासों के मूल रूप को निश्चित करने की पद्धति यह होनी चाहिए, इन चारों छंदों में रचित पंक्तियां को देखकर बाकी छंदों को प्रक्षिप्त मान लिया जाए। दिक्कत यह है कि इस बात को कैसे मान लिया जाए। परवर्ती काव्य के प्रक्षेप इन चार छंदों में ना किए होंगे, क्या प्रक्षेप करने वाले इन छंदों को छोड़कर प्रक्षेप किया होगा? संभवतः इसीलिए कवि राजमोहन सिंह ने इस विचार को मान्यता नहीं मिली। साहित्यिक परंपरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों के मूल रूप का संधान आदिकाल की साहित्यिक परंपरा और काव्य एवं कथानक रूढ़ियों के आधार पर करने का रास्ता सुझाया है। उनका अनुमान है कि रासों के वर्तमान रूप को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल रासों में भी सुख और सुखी का संवाद की योजना रही होगी। मेरा अनुमान है कि इस मामूली से इंगित को पकड़कर हम मूल रूपों के कुछ रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में अनेक स्थलों पर सुख-सुखी संवाद से कथा का उपक्रम है। मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में कथा का प्रारंभ प्रायः दो पात्रों में संवाद के माध्यम से किया जाता है। रासों में अनेक प्रकार के स्थलों पर सुख-सुखी संवाद की योजना है। सुख की कहे सुख संभरो कहो कथापित प्राण, पुथु भोरा भिमंग पहु कियोहु बैर बितान। जम्पी सुखी सुख प्रेम करी आई अंत जोबत, इंछिन पितहा ब्याह विधि सुखक सुनते गत। पुच्छ कथा सुख कहो समह ग्रंथवी सुप्ति मोहि, सर्जन मम्मी संजोई राज समधरी सुने मही। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन प्रबंध काव्यों में रचनाकार या वाचक बीच बीच में स्वयं भी पात्र के रूप में सामने आते हैं। मानस में शंकर पर्वती काभू शुंडी आदि पात्र के रूप में भी आते हैं। रासों में सुख सुखी कथा कहने सुनने की भूमिका निभाने के साथ साथ पात्र रूप में भी प्रस्तुत होते हैं। संयोगिता पृथ्वीराज की प्रेम कथा। पहले तो सुख नरभेष धड़ी संकार पृथ्वीराज के पास चला जाता है, उधर दूजी सुखी से भी उड़कर संयोगिता के पास जाती है। पंडित हजार प्रसाद द्विवेदी ने लक्षित किया है कि सुखी सुखी संवाद के रूप में रासों का रूप प्रस्तुत होता है। यह काव्य सौंदर्य की दृष्टि से उत्तम है। पृथ्वी के तीनों विवाह इंछनी, अब ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का तीनों विवाह इंछनी, शशिव्रता और संयोगिता की कथा की योजना सुख सुखी संवाद के माध्यम से ही की गई थी। देख रहे हैं दोस्तों, कभी कभी टेक्निकली चीजों में इतनी प्रॉब्लम आती है ना कि मूड एकदम खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते। अब ये मिट ही नहीं रहा है, मतलब क्या है यार, आदमी पढ़े कि खाली टाइम पास करे समझ ही नहीं आ रहा। पृथ्वीराज रासों के अध्यतन संपादक डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त रासों के मूल रूप पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मूल रासों में उकृत श्रृंखला और छंद श्रृंखला की पद्धति थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि मूल रासों में उकृत श्रृंखला और छंद श्रृंखला की पद्धति थी। उनका कहना है कि रासों का लघुत्तम पाठ में उक्ति और छंदों की यह श्रृंखला बहुत कुछ सुरक्षित है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के सभी पाठों की तुलनात्मक विवेचन करके उसका पाठ शोधन किया है। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पाया है कि रासों के मूल रूप में उक्ति श्रृंखला एवं छंद श्रृंखला का निर्वाह था। उक्ति श्रृंखला का तात्पर्य यह है यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह दिखाई पड़ेगा कि धार नोच प्रति में अनेक स्थलों पे एक रूपक पर्याय उनके अंत में जो उक्ति आई है उसकी कुछ ना कुछ शब्दावली बाद वाले रूपक में पर्याय उसके प्रारंभ में भी, और इस प्रकार एक उक्ति श्रृंखला बनी हुई है। पृथ्वीराज रासों भूमिका डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। जैसे एक छंद इस प्रकार है दोस्तों,
जो थिर रहे सु कहू किन्हू पूछे तुम सोई। अगले छंद में थिर शब्द मौजूद है। थिरु वाले वल्लभ मिलन पूजऊ जावेद दिन होई। पूर्व पर छंदों में उक्तियों के समान प्रयोग को डॉक्टर गुप्त ने उकित श्रृंखला कहा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यदि हम धा फाड़ के छंदों को लेकर पुनः ध्यान से देखें और विभिन्न पाठों का मिलान करें तो ज्ञात होगा कि अनेक छंद या रूपक एक और अभिव्यक्त थे, किंतु बाद में उनको विभक्त कर बीच बीच में नए छंद रख दिए गए, जिससे पूर्ववर्ती छंद श्रृंखला रचना में अनेक स्तरों पे त्रुटि हो गई। डॉक्टर गुप्त ने पृथ्वीराज रासों का जो संपादन किया उसमें उक्ति और छंद श्रृंखला का ध्यान में रखा है। उनके द्वारा संपादित पाठ लघुत्तम रूप के निकट है, जिसमें कुल मिलाकर 12 खंड या शीर्षक है। मंगलाचरण, जयचंद का रासु यज्ञ, संयोगिता का प्रेम अनुष्ठासन, कैमासबद्ध, पृथ्वीराज का कह सकते हैं कन्नौज जो आगमन हुआ था शायद उसके बारे में है। पृथ्वीराज का कन्नौज में प्रकट होना दोस्तों। संयोगिता परिणय, पृथ्वीराज जयचंद युद्ध, पृथ्वीराज जयचंद युद्ध 2, पृथ्वीराज संयोगिता का कोल विकास, षड्यंत्र पृथ्वीराज का उद्बोधन, शहाबुद्दीन पृथ्वीराज युद्ध और शहाबुद्दीन का अंत। अब पृथ्वीराज राशों में पूर्णतः जाली या भट्ट भंत नहीं समझा जाता है। जहां तक उसके मूल रूप का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका निर्णय साहित्यिक परंपरा एवं काव्योत्कर्ष की दृष्टि से करना चाहते हैं और डॉक्टर माता प्रसाद के अनुसार पाठलोचन की दृष्टि से। दोस्तों ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, जो है इसमें कुल मिलाकर 12 खंड या शीर्षक हैं। कन्नौज गमन, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज जयचंद युद्ध, संयोगिता विलास, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देते हैं फ्रेंड्स। अब जो आगे है हम 1.3 पढ़ेंगे पृथ्वीराज राशों की भाषा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू।